बंद भी हो जाएगा। यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। एल्वियोलाई क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एल्वियोलाई जो लंग्स होते हैं, क्या है तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आया? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई ना लंग्स के अंदर क्या कहते हैं, कल बताया था ना, बोथ लंग्स में क्या कहते हैं करीब 300 मिलियन एल्वियोलाई देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं, है ना। अब आज हम लोग जानते जा रहे हैं एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। एल्वियोलाई पे क्या होता है, तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मेन किधर होगा? एल्वियोलाई में, क्योंकि यही मेन पार्ट है किसका? एक्सचेंज जोन का, ठीक है। एक्सचेंज जोन के बारे में बताया था, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई तक, है ना। ठीक, चलो। एल्वियोलाई जो होता है इसकी दीवार किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बताया था अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें बताया था सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वैसे ही इधर क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होगी दीवार किसकी? एल्वियोलाई की, याद रखना, ठीक है। और इस एपिथेलियम क्या हुआ? और इस एपिथेलियम के सेल्स को हम लोग बुलाते हैं क्या? न्यूमोसाइट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? न्यूमोसाइट बुलाते हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो दीवार होती है एल्वियोलाई की, ये फोल्डेड होती है। क्या कैसी होती है? फोल्डेड होती है। कोई बता सकता है क्यों होगी फोल्डेड? हाँ, जगह क्या 300 मिलियन है तो इसलिए क्या कहते हैं, फोल्ड करने से छोटा हो जाएगा। अबे एल्वियोला पाउच की तरह है, उसके अंदर। अरे तुम लोग ने फोल्डेड कितनी बार पढ़ा हो, किस लिए होती है चीजें फोल्डेड? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। जैसे इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, है ना, सीलिया प्रेजेंट होते हैं फोल्डेड में, तो उसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो उससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है न्यूट्रिएंट्स का। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो एल्वियोलाई की दीवार है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड। उससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या फायदा होगा जनाब? जो बोल रहे हैं ज्यादा फैलने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उससे क्या फायदा है? ये एल्वियोलाई की दीवार है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो क्या फायदा होगा? ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, बस। पिंकिश टाइप का होगा। लंग्स का जो कलर होता है कहाँ से आ रहा है? एल्वियोलाई टाइप 3 को आ रहा है। ये जो है, हाँ, तो क्या फोल्डेड दीवार होगी जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और एल्वियोलाई जो होता है क्या होता है? रिचली सप्लाइड होता है। किससे? ब्लड कैपिलरीज से। किससे? ब्लड कैपिलरीज से रिचली सप्लाइड होगा। रिचली सप्लाइड का मतलब क्या कर रहे हो? हम भाई बनवाना नहीं चाहिए। रिचली सप्लाइड होगा ब्लड कैपिलरी से, यानी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के साथ बहुत सारी छोटी छोटी नसें उसमें होंगी, ठीक है। इसमें एल्वियोलाई, ठीक है। क्या ठीक है, समझ में आया एल्वियोलाई के बारे में? याद रखना, दीवार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होगी। जो सेल्स होंगे इस एपिथेलियम को उसको हम न्यूमोसाइट्स बोलेंगे। उसके बाद ये इसकी दीवार फोल्डेड होगी सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है। एल्वियोलाई को होता क्या है? एल्वियोलाई की दीवार पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और इसलिए जो होता है एल्वियोलाई क्या होता है? रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो मैं लिखना शुरू करो एल्वियोलाई के बारे में। Yes, sir. Walls of alveoli
is made up of walls on alveoli is made up of walls of alveoli is made up of simple squamous epithelium. Simple squamous नाम है इसका, ठीक है। Simple squamous epithelium, ठीक है। And cells of this epithelium are called as pneumocytes. ठीक है, are called as pneumocytes. ठीक, चलो अगला पॉइंट लिखो। its wall is folded. अगला पॉइंट, its wall is folded. अच्छा, फोल्ड होने से सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, बता सकते हो मुझे ना? सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है फोल्ड होने से? देखो, मान लो एक रस्सी है, ठीक है, उसको मैं यहां तक क्या कहते हैं लेके जा रहा हूं बिल्कुल सीधे, ठीक। दूसरी रस्सी मैं ऐसे 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 करके यहां तक ला रहा हूं, तो इनमें से कौन सी रस्सी बड़ी है, ये वाली या फिर वो वाली? तो ऐसे ही फोल्ड होने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसकी दीवार भी फोल्डेड है। पहले रहता कैसे है? पहले क्यों कहीं कहता है, ऐसे ही कहता है हमेशा फोल्डेड। चलो क्या लिखा तुमने? its wall is folded to increase the surface area. Its wall is folded to increase surface area. आगे ब्रैकेट में लिख देना for more exchange of gases. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। It is richly supplied with blood capillaries. कैपिलरीज एक नस थोड़ी ना होती, कई सारी कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। सागर, आज तो कोई दिक्कत नहीं क्लास में? हाँ, क्या पढ़ा रहे थे सर? ये हो चुका है, ये तीसरी बार हो गई। क्यों? एक बार करता हूँ मुझे तो बैठना लगता है ऐसा। अच्छा, इन लोगों का नहीं हुआ होगा ना, तुम लोग का पहले नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम लोग चलो जो भी है। हम लोग अगला क्या तुम लोग को बता रहे हैं, मैं थोरैसिक केज। क्या? थोरैसिक केज किसको कहते हैं? हाँ, क्या हुआ? थोरैसिक केज किसको कहते हैं भाई, बताओ। हाँ, ये जो हमारा रिब केज है
इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं, ठीक है। अब थोरेसिक केज में अलग अलग साइड है, वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है, लेटरल साइड है, पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो अलग अलग साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं हम वो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग वेंट्रल साइड किसे बोलते हैं, सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में क्या है, ये वाली हड्डी होती है जो टाई बोन होती है, ये होती है किसमें, वेंट्रल साइड में। इसको कहते क्या है इस हड्डी को, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है, स्टर्नम। पीछे क्या होगी, इसी के जस्ट पीछे क्या होगी, डॉर्सल साइड होगी। डॉर्सल साइड पे क्या होता है, बैकबोन होती है, पीछे थी, ठीक है, बैकबोन। उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे। तो ये हो गई तुम्हारी वेंट्रल और डॉर्सल साइड, ठीक है। अब लेटरल साइड किसको बोलते हैं, लेटरल साइड कहते हैं ये साइड में जो है, साइड वाली चीजों को, ये साइड जो है इसको हम लेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है, साइड को। तो अब इसको क्या कहते हैं, अगल बगल को कहते हैं लेटरल साइड, ठीक है। तो अगल बगल में क्या है, रिब्स। क्या है, रिब्स। तो याद रखना लेटरल साइड में क्या होगा, रिब्स, ठीक है। चलो फिर एंटीरियर पे आ जाओ, एंटीरियर साइड। एंटीरियर कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, और पोस्टीरियर आगे और पीछे, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल मतलब आगे और अगर इसी को तुम क्या कहते हैं, ऐसे तो पोस्टीरियर और एंटीरियर का मतलब भी आगे और पीछे होता है, लेकिन ये आगे और पीछे जब ऊपर से देख रहे हो तब आता है, ठीक है। जैसे एंटीरियर मतलब आगे वाला, ऊपर से, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला नहीं, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो इस ऊपर वाले पार्ट में एंटीरियर वॉल में, थोरेसिक केज के एंटीरियर वॉल में आती ये दो हड्डियां, ये वाली और ये वाली, जिसे हम लोग कहते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और इसके अंदर जो ऊपर नेक वाला पोर्शन है वो भी इस एंटीरियर वॉल में आता है, ठीक है। कॉलर बोन, हाँ, क्लेविकल, ठीक है। तो ये नेक और क्लेविकल, ठीक है, ये किस में आएगा, एंटीरियर वॉल में आएगा। उसके बाद कौन सी है, पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल मतलब नीचे वाली साइड, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डायफ्राम आएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या आता है, डायफ्राम, जो क्या कहते हैं, ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, नीचे से अलग रखता है, ठीक है, स्टमक से अलग रखता है, ठीक है। एक पार्टीशन टाइप का होता है, मेम्ब्रेन टाइप का होता है, ठीक है। एक समझ में आया थोरेसिक केज पूरा, सारे साइड की हमने बात कर ली, साइड की भी बात कर ली, सामने की भी बात कर ली, पीछे की भी बात कर ली, ऊपर की भी बात कर ली, नीचे की भी बात कर ली, ठीक है, ठीक है सिद्धांत। चलो तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर लिखना शुरू कर दो। पहला लिखो इसके अंदर, थोरेसिक केज में वेंट्रल वॉल, वेंट्रल वॉल, ठीक है। वेंट्रल वॉल में क्या आएगा, वेंट्रल वॉल में क्या होता है, स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है, ये लिखो। इसके बाद दूसरा क्या था, डॉर्सल वॉल, डॉर्सल वॉल। थोरेसिक वर्टिब्रे होता है, क्या होता है, थोरेसिक, 6th क्लास में नहीं हो जो बैकबोन बोलोगे, वर्टिब्रे,
ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। लेटरल वॉल में क्या होता है? लेटरल वॉल। ठीक है, इसमें क्या आती है? हमारी रिब्स आ जाती है। क्या आ जाती है? रिब्स। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। एंटीरियर वॉल में क्या होगा? एंटीरियर वॉल में क्या होगा? क्लेविकल और नेक। ठीक है, क्लेविकल एंड नेक। हाँ, नेक मतलब गर्दन नहीं आएगी, लेकिन ये जुड़ा होता है ना यहाँ से, नेक वाला पोर्शन। ठीक, है। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल में क्या होगा? डायफ्राम। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल में आएगा तुम्हारा डायफ्राम। ठीक है, ठीक। इसमें डायफ्राम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक ना। बी आएगा और जी के बाद ये जी से पास है डी आई एन ई बी एच आर ए जी। फिर से बताओ। डी आई ए पी एच जी DIAP एच आर एच। अच्छा, डायफ्राम। ठीक है, जी एन जी एन कहाँ लास्ट में जी भी आएगा? ठीक है, डायफ्राम। चलो, ये हो गया तुम लोगों का थोरेसिक केस। ठीक है, ठीक, ये हो गया हम लोग का थोरेसिक केस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक, चलो। इसके अंदर साथ के साथ लिखते हुए चलो। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, खाली उनके बारे में डिटेल में लिखना है, समझाने वाला ज्यादा है नहीं। पहला जो होता है, पहले स्टेप को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो पहला नंबर डाल के लिख लो उसके अंदर, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है? बस एल्वियोलाई से O2 और CO2 एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्या? एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखो इसके अंदर, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and alveoli.
diffusion of O2 and CO2 between blood and alveoli। समझ में आ रहा है? ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई कैसे हो रहा है? जब तुम लोग ने क्या था हार्ट का वो पढ़ा है, हार्ट के अंदर कैसे ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैसे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से, पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो बड़ा अच्छी बात है। तो क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। क्या होती है? एल्वियोलाई के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होना है? एल्वियोलाई में होना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कैसे? बेसिकली होगा ऐसे कि जो क्या कहते हैं वो ब्लड कैपिलरीज हैं, उन्हीं के अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस। ठीक है, तो वही बात है। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो लंग से ही फिर वापस रिलीज हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये होगा तुम्हारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट transport of O2 and CO2 through blood ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हार्ट की वजह से होता है। हार्ट पंप करता है, ब्लड की बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगला वाला लिखो, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ट्रांसपोर्ट हुआ तो अब कहां पहुंचा? सेल्स और ब्लड की क्या कांटेक्ट में पहुंचा ब्लड के साथ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर O2 and CO2 क्या लिखा शुरुआत में? डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and tissue, between blood and tissue। ठीक है, और लास्ट वाला लिखो, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन द टिश्यू। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर O2 इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इन्वॉल्व। Utilization of O2 in the tissue। अच्छा, पैटर्न तो लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? देखो, पहला स्टेप क्या था तुम्हारा? एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच, एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। अब जब मान लो ये एक्सचेंज हुआ, एल्वियोलाई में मान लो तुम्हारे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का क्या लंग अचार थोड़ी ना डालेगा उस ऑक्सीजन का, उसको कहां भेजेगा? ब्लड के अंदर भेजेगा एल्वियोलाई। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ब्लड और ब्लड से एक्सचेंज हुआ। ठीक है, गैसेस का। अब वो कौन सी गैस की बात चल रही है उसमें हमको ध्यान नहीं देना है। वो CO2 का भी हो सकता है, O2 का भी हो सकता है, बात वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? वो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज हो गया गैसेस का। तीसरे में क्या हुआ? जब एक्सचेंज हो गया गैसेस का, जब ब्लड में पहुंच गई गैस, तो अब ब्लड का काम क्या है? उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ? जो गैस है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई है तो ब्लड कहां लेके जाएगा? वो चौथे स्टेप में आ जाओ। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या हुआ? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू डिफ्यूजन हो गया। जब ब्लड लेके गया अपने साथ गैसेस को, जब तो कहां पहुंचेगा? टिश्यू पे पहुंचेगा। टिश्यू में पहुंचा तो वहां पर फिर वो डिफ्यूजन, वो एक्सचेंज हुआ टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेस का। कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। ठीक है, और लास्ट में जब टिश्यू को उसकी गैस जो चाहिए थी मिल गई तो उसका यूटिलाइजेशन वो करता है।
ठीक है, जैसे हमारा टिश्यू है कौन सी गैस यूटिलाइज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और उसी यूटिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आया टाइगर, अब तो समझ में आया ऑर्डर कैसे चल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। इसके अंदर कोई नोट्स वोट्स लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस ऑर्डर समझना था वो समझ लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मेरी क्लास का टाइम पूरा हो गया, 12:30 केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी क्या, हम पढ़ाएंगे हो चुकी है? नहीं होगी सर, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो पहले में 2 घंटे लगता है। मेरी क्लास है 12:15 तक और 12:30 तक। तो आज के लिए नहीं रहने दें, ठीक है। अच्छा वो लड़का जो है वो वैसे कल आया ही नहीं है, और मिल ही नहीं आया। यहाँ से तो क्या जाते हैं भाई लेने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया तो एक में साथ में बैठा के ले जाते तुम लोग तो सही रहता है। कहाँ सहारनपुर का बताया कि सुल्तानपुर का? ठीक है तो जा रहे थे और शायद अभी तो पता नहीं। अरे सामने कहाँ ले और अरे हो गया कौन हो गया